और आवाज़ आ रही है। नेटवर्क भी थोड़ा स्लो है, पता नहीं कितना परफेक्ट लाइव हो सकता है, उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ। हाँ, जय जोहार आदिवासी, जय आदिवासी, सबको जोहार, जय आदिवासी। काफ़ी लंबे समय से मैं लाइव आने का सोच रही थी। खास मुद्दा था मेरे पास में, जो कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र जिनको 5वीं क्षेत्र में रखा गया है 1950 में। राजस्थान में स्टेट डिवाइडेशन हुआ था, स्टेट की जो संरचना हुई थी 1956 में हुई थी। लेकिन हमारे जो आदिवासी हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि राजस्थान जो है वो 1956 में उनके शेड्यूल्ड एरिया डिसाइड हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनको एक कन्फ्यूज़न भी है कि जब 1950 में अनुसूचित क्षेत्र घोषित हुआ था तो उसी में राजस्थान भी, मतलब आपका एक ही नोटिफिकेशन में राजस्थान को भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि राजस्थान के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो पहले या फिर राजस्थान की बात करें तो वो रजवाड़ों में आता था, स्वतंत्र राज्य में आता था। और वहाँ के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर, ऐसे मतलब कि जो क्षेत्र हैं अनुसूचित क्षेत्र हैं, वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हैं, वो 1950 में उनको अनुसूचित क्षेत्र में तो रखा गया। लेकिन दो ऑर्डर यहाँ पे आए थे, एक पार्ट ए स्टेट ऑर्डर, शेड्यूल्ड एरिया का पार्ट ए स्टेट ऑर्डर, और एक शेड्यूल्ड एरिया का पार्ट बी स्टेट ऑर्डर। तो पार्ट बी स्टेट ऑर्डर उन क्षेत्रों के लिए था जो कि कहीं ना कहीं स्वतंत्र रजवाड़ों में थे, अंग्रेजों के अधीन में नहीं थे, स्वतंत्र थे। उनमें से कुछ पार्ट डिसाइड किया, जो आदिवासी क्षेत्र थे उनको पार्ट बी स्टेट ऑर्डर में रखा गया। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। 4 तरह के स्टेट डिवाइडेशन हुए थे। सामान्य क्षेत्र जिनको कहा जाता है, देश भर में 2 तरह के क्षेत्र में शासन हुआ था। कुल मिलाकर अंग्रेजों का शासन हुआ था। एक जो क्षेत्र था वो सामान्य क्षेत्र था, और एक जो क्षेत्र था वो ट्राइबल क्षेत्र था, आदिवासी क्षेत्र था। 3 तरह के क्षेत्र थे, रजवाड़े भी थे। तो ये दो जो क्षेत्र है, रजवाड़े और आदिवासी क्षेत्र, यहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं था। तो 1950 के समय में जब देश संविधान बना, 47 में ही सारे जो रजवाड़ों का विलय हुआ, आदिवासी क्षेत्रों का विलय हुआ। और ऐसे क्षेत्र जो कि रजवाड़े थे, आदिवासी क्षेत्र तो थे ही, रजवाड़े थे, उन क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों को पार्ट बी स्टेट ऑर्डर में डाल दिया गया था। तो राजस्थान के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनको पार्ट बी स्टेट ऑर्डर में डाला गया। और जैसे झारखंड हो गया, बिहार, झारखंड जो कि पहले बिहार में आता था, झारखंड के क्षेत्र हो गए, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र हो गए, मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र हो गए। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पार्टिकुलर जो एरिया था, जिसको पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया कहा गया, ये जो क्षेत्र थे जिन पे डायरेक्ट संविधान के लागू होते थे, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पे उनको पार्ट ए स्टेट ऑर्डर में रखा गया। तो आज मेरे लाइव आने का मेन मकसद ये था कि काफ़ी क्वेश्चन उठते रहे हैं कि नहीं, राजस्थान में जो 5वीं क्षेत्र का अनुपालन हो नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ 5वीं क्षेत्र को लेकर कई प्रावधान हैं। कहीं ना कहीं जिस परिवार से मैं जुड़ी हुई हूँ, अभी आदिवासी परिवार से जुड़ी हुई हूँ, इसके बारे में काफ़ी मतलब एक क्वेश्चन उठता रहता है कि आदिवासी परिवार जो है वो आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रहा है, या फिर मतलब एक केवल प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, उस पर मतलब ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। लेकिन आज जो मेरा लाइव आने का मेन मकसद था, कुछ पेपर मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे मैं आज कुछ कहना चाह रही हूँ। काफ़ी सारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, 5वीं क्षेत्र है देश भर में। उसके हिसाब से मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को भी कुछ नॉलेज मिले, कुछ संबंधित चीज़ें आप लोगों को मिले। तो संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत कुछ पेपर्स भी हमारे पास में, डॉक्यूमेंटेशन है राजस्थान के लिए। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है शेड्यूल्ड एरिया में 100% एसटी रिजर्वेशन का। ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे डूंगरपुर की बात करें, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, उदयपुर संभाग की जो बात कर रहे हैं, इनको डायरेक्ट तौर पे 5वीं क्षेत्र में रखा गया है। यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से 100% एसटी रिजर्वेशन की मांग की जा रही है, बार बार की जा रही है। तो इस पे हम लोगों ने क्या किया था, परिवार के लोगों ने क्या किया था, काफ़ी लोग बुद्धिजीवी लोग बैठते भी हैं इसमें। और एक हमारे जो मतलब कि 2 विधायक, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स को तो समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन जो 2 विधायक में से एक जो
अपने वडील है, हमारे से काफ़ी अच्छा भी बनता है, तो उन्होंने श्री राम प्रसाद जी डिंडोर साहब से हम लोगों ने एक लेटर भी इश्यू करवाया था, जो राज्यपाल महोदय हैं। तो ये राज्यपाल महोदय जो हैं उन्होंने मतलब 5वीं अनुसूची में किस तरह का शासन व्यवस्था होनी चाहिए, तो अपने सारे जितने भी उनके विधायकगण हैं उनसे मतलब कि ये किया था, कुछ सुझाव मांगे थे कि यहाँ पे शासन प्रशासन कैसा होना चाहिए। तो उस हिसाब से मतलब कि आपका जो राम प्रसाद जी डिंडोर ने जो लेटर भेजा था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, कि मैं आपको दिखा भी देना चाहूँगी। ये लेटर है जिसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, 3 कॉलम बने हुए हैं यहाँ पे। इस कॉलम में आपका कहा जाए कि अनुसूचित क्षेत्रों में 100% एसटी रिजर्वेशन का सुझाव उन्होंने दिया था। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वस्तुतः मैं विस्तृत व्याख्या, मतलब कि हमने क्या सुझाव दिया और मतलब कि होना क्या चाहिए था, और लास्ट में राज्य सरकार में जो राजस्थान के जो राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में जो लागू प्रावधान है उसके बारे में क्या मतलब यहाँ पे कार्य हो रहा है, वो 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करके दिया गया था। तो पहला मतलब कि क्वेश्चन ये था कि शेड्यूल्ड एरिया में 100% एसटी, यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन जो लेटर भेजा गया था वो काफ़ी विस्तार रूप में दिया गया था। तो पहला सुझाव ये था कि जो राजस्थान के जो शेड्यूल्ड एरिया हैं यहाँ पे आदिवासियों को, अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को 100% रिजर्वेशन का प्रावधान है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि यहाँ पे राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे कार्मिक विभाग ने साफ साफ कहा हुआ है कि 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 के तहत जो राज्यपाल को विशेषाधिकार है आरक्षण देने का, तो इस आरक्षण या फिर जो आदिवासियों के हित के लिए जितने भी कानून हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आदिवासियों के लिए बनाया जा सकता है, उसके अलावा किसी और को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी संविधान का उल्लंघन हो रहा है, और कहीं ना कहीं मतलब कि 45% रिजर्वेशन शेड्यूल्ड एरिया में एक नोटिफिकेशन के स्तर पर जो सरकार है वो मतलब कि 45% रिजर्वेशन ही ट्राइबल्स को प्रोवाइड करवा रही है, जबकि 5वीं क्षेत्र में आपका जो राज्यपाल के जो विशेषाधिकार होते हैं उसके तहत 100 के 100 रिजर्वेशन जो होते हैं हर एक चीज़ों में। यहाँ पे जो मतलब कि लेटर की बात मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ना सिर्फ आपके जो 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी की बात की गई है, जो अपने जो वडील हैं राम प्रसाद जी डिंडोर, उन्होंने ना सिर्फ आपके 5वीं और 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी की बात की, 100% रिजर्वेशन की बात की है एसटी की। उन्होंने ये भी कहा है कि जो आरएएस और आरपीएस मतलब कि जो भी प्रशासनिक सेवा होते हैं, ठीक है, जो एसपी होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, वो भी शेड्यूल्ड एरिया में केवल यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को ही बनाया जाना चाहिए, उनके लिए ही रिजर्वेशन होना चाहिए 100%, जैसा कि 5वीं अनुसूची का पैराग्राफ 5 ही कहता है। ठीक है, 5वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा विस्तार रूप में मैं बता दूं। देश भर में तो 2 तरह की व्यवस्था है ही, 2 तरह की व्यवस्था, दैट मीन्स कि सामान्य क्षेत्र की अलग व्यवस्था है। हम कहीं ना कहीं अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं, अभी छत्तीसगढ़ में भी एक बात आई है कि वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में आपका शायद 30% समथिंग है, लेकिन वहाँ पे उसको काट के वहाँ के हाईकोर्ट ने सिर्फ 12% उनको रिजर्वेशन मतलब कि प्रोवाइड करवाया है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमको ट्राइबल पॉपुलेशन जितना है किसी स्टेट में उतना ही परसेंटेज हमको आरक्षण मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब झारखंड की बात कर रही हूँ, 26% आदिवासी वहाँ पे है, एसटी वहाँ पे है, तो 26% वहाँ पे रिजर्वेशन है। ठीक है, लोगों को ये कंफ्यूजन है कि 26% हमारी जो जनसंख्या है एसटी की, तो स्टेट में हमको 26% रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए, नो डाउट सही है। लेकिन साथ ही साथ में अगर कहा जाए कि जो अनुसूचित क्षेत्र, जो विशेष क्षेत्र उस क्षेत्र में है, वहाँ पे अलग तरह की व्यवस्था है। वहाँ पे 100 के 100 रिजर्वेशन जो होते हैं, 100 के 100 पोस्ट जो होते हैं, वो केवल और केवल वहाँ के स्थानीय आदिवासियों के ही होने चाहिए। ये 5वीं अनुसूची का प्रावधान होता है। और 5वीं अनुसूची का जो मतलब कि अनुच्छेद है, अनुच्छेद 244(1), उसमें ये साफ साफ कहता है, लोग कहते हैं कि नहीं 5वीं अनुसूची लागू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, या फिर ये सरकार के ऊपर में डिपेंड है, या फिर ये राज्यपाल के ऊपर में डिपेंड है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि संविधान का अनुच्छेद 244(1) ये साफ साफ कहता है कि अगर
इस क्षेत्र में आदिवासियों के जो विशेष क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर शासन प्रशासन या किसी भी तरह का रिजर्वेशन या फिर कुछ भी होगा, जो भी चीज़ें होंगी वह 5वीं अनुसूची के प्रावधान यानी कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान के अनुसार ही होगी, अन्यथा वहाँ पे आपका शासन प्रशासन नहीं लगेगा। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका 100% रिजर्वेशन का, तो वो 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 के तहत राज्यपाल के पास में पावर है। तो हम इस चीज़ को किस चीज़ से जोड़ के देखते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 16 और संविधान के अनुच्छेद 46 में जो राज्यों के पास में अधिकार है कि आप यहाँ पे एसटी को रिजर्वेशन दे सकते हो, एसटी को इतना % दे सकते हो, एससी को इतना % दे सकते हो, या फिर ओबीसी को इतना दे सकते हो। इस तरह का जो मतलब रिजर्वेशन का पावर है स्टेट को, हमको लगता है कि नहीं पूरे के पूरे आदिवासी है वो उसमें ही आए जाने चाहिए। लेकिन एक या फिर हम कहीं ना कहीं कोर्ट भी जाते हैं तो कोर्ट में हम ये साफ साफ यही बात बोलते हैं कि नहीं, जो आर्टिकल 16 में लिखा हुआ या आर्टिकल 46 में जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके अनुसार राज्य सरकारों को इतना % हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन के आधार पे देना चाहिए। लेकिन जब बात आती है खासकर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की बात आती है, तो वहाँ पे आपको 1% का भी मतलब कि सोचना नहीं है। वहाँ पे 100 के 100% वो आपके वहाँ के स्थानीय आदिवासियों को ही दिया जाना चाहिए, चाहे वो A ग्रेड की नौकरी हो, चाहे वो B ग्रेड की नौकरी हो, C ग्रेड D ग्रेड की नौकरी हो। ठीक है, जितने भी जो RAS RPS मतलब कि जो कलेक्टर और SP बनते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ वहाँ के स्थानीय आदिवासी ही भरे जाने चाहिए। इस पे ये लेटर भेजा गया है। तो उसमें मतलब आपका चूँकि बैटरी भी लो है, अचानक से मैं लाइव आई हूँ, तो उसमें इन्होंने इस तरह की क्वेश्चन किया कि 100 के 100 लोग केवल ST से ही भरे जाने चाहिए, यहाँ के स्थानीय आदिवासियों से ही भरे जाने चाहिए। तो वहाँ पे जो व्याख्या की गई है, सरकार ने क्या जवाब दिया कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र में 100% ST रिजर्वेशन का जो मामला है वह नीतिगत है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ। यह मामला जो है वो नीतिगत है और यह जो है राज्य सरकार स्तर पर कार्मिक विभाग से संबंधित है। मतलब इस पर जो 100% रिजर्वेशन 5वीं अनुसूची की बात अगर कहे तो यहाँ पे कार्मिक विभाग ही वहाँ पे जवाब देगा, वही जिम्मेदार है। लेकिन हो क्या रहा है, वहाँ पे क्या कह रहा है कि राज्य में जो सरकारें क्या कर रही हैं कि 100% अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, और वहाँ पे राज्य सेवाओं को छोड़कर जितने भी मतलब कि आपके जो भर्तियाँ की जा रही है उसमें 45% रिक्ति जो है अनुसूचित क्षेत्र के जो स्थानीय जनजाति के अभ्यर्थी के द्वारा ही भरे जाने का प्रावधान दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब होना क्या चाहिए, कार्मिक विभाग में क्या बोल रहा है, कार्मिक विभाग का भी लेटर है हमारे पास में 2012-13 का। वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो राजस्थान के जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पे आपका ST के अलावा किसी को भी आरक्षण या फिर किसी तरह का विशेषाधिकार का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। लेकिन लोग सरकार क्या कर रही है कि वहाँ पे गलत तरीके से जो नोटिफिकेशन निकाली है कि 45% के ही मतलब रिजर्वेशन दे रही है, कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 244(1) का उल्लंघन है। और हम वहाँ पे किस बात को लेके क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, हम किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 46 का एग्जाम्पल देके हम मांग कर रहे हैं कि हमको इतना % मतलब आपका जो जितनी हमारी जनसंख्या उतना % स्टेट में जितनी जनसंख्या है उतना % हमको रिजर्वेशन दे। लेकिन होना क्या चाहिए, 100 के 100 जो रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड एरिया में, चाहे वो RAS RPS का भी हो, वो केवल और केवल यहाँ के स्थानीय आदिवासियों से ही भरे जाने चाहिए। तो इस तरह की स्थिति है। सेकंड, बहुत सारी चीज़ें हैं, कम से कम मेरे को लगता है कि 4 से 5 मुद्दे हैं जिस पे क्वेश्चन किया गया है। 1 सेकंड में थोड़ा चार्ज में डाल लूँ, पॉसिबिलिटी तो लगता नहीं है कि मेरा हो पाएगा, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं, सॉरी बैटरी भी लो है, 1 मिनट में थोड़ा चार्ज में डाल दूँ। अचानक से लाइव आई हूँ, लाइव आने का मेरा कोई इंटेंशन था नहीं। चूँकि बहुत दिन से मैं टाल भी रही हूँ लाइव आऊँ, लेकिन ऐसा कोई